में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने हुए पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है और इस दौरान उन्होंने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। बताते चले कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हेली सेवा के शुरू होने से यहां सफर आसान होगा और मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से जहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और RCS जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गौचर की हमारी सेवा चल ही रही है और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी हो। तो सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ को राजभवन में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने शिरकत की है और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। बागेश्वर जिले में तैनात जिला विकास अधिकारी संगीता आर्य सूचना अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया और उक्त कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से सूचना अधिकार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोक सूचना अधिकारियों और 3 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों व प्रथम अपीलीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया और इस मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को सूचना का अधिकार अधिनियम की 19वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दी। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के 19वीं वर्षगांठ के ऊपर में राजभवन के अंदर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमने इस संवाद के अंदर में पूरा वी टुक स्टॉक कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और किस मार्ग के ऊपर में चलना है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उत्तराखंड का सूचना आयोग बहुत ही अच्छी कार्य कर रहा है और आज एक बहुत सुंदर स्टेप किया गया कि जो भी अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया। ये पहली बार है कि RTI संस्था के अंदर में हमने एक सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम किया गया। हमारे लिए सबके लिए चैलेंज है कि किस प्रकार हम पूरे जो राइट टू इंफॉर्मेशन और इसका कार्यशाली है उसके अंदर में क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी और डायनेमिज्म लेके आए। और मुझे बहुत खुशी है, आई पर्टिकुलरली अप्रिशिएटेड देम कि इन्होंने जिस प्रकार से RTI का पोर्टल और ऑनलाइन का सिस्टम शुरू किया है वो बहुत अच्छा है। और दूसरा, समय समय के ऊपर हर महीने के अंदर में 2 बार कार्यशाला की जाती है। जब कहीं पर भी संवाद होता है, कार्यशाला होती है, एक डिजायर होता है कि किस प्रकार हम सिस्टम को इम्प्रूव करें। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की
कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, खासतौर पर हमारी महिला हैं, वो किस प्रकार ये जो अभियान है आरटीआई का, इसके अंदर में जुड़े। क्योंकि ऐसा लगता है कि कोई विचार, कोई सोच, जहां कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, उसका मकसद होता है कि हम किस प्रकार से अपने सिस्टम, अपने प्रोसेस, जो गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इंप्रूव कर सकें। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावटी खाद्य पदार्थ पाए जाने पर बद्री केदार मंदिर समिति ने अपने अधीन आने वाले मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए यहां एसओपीज जारी कर दी हैं। ये एसओपीज आप देखिए किस तरह से जारी हुई हैं। इस बात को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि तिरुपति बालाजी में हुए विवाद के बाद हमने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ बैठक की, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में बनने वाले प्रसाद और भोग के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ चर्चा करने के बाद उनके सभी मानकों के अनुरूप ये एसओपी बनाई गई है और जिसके बाद भोग प्रसाद में मुख्य रूप से घी में बने हुए प्रसाद पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। देखिए, पिछले दिनों तिरुपति बालाजी को लेकर के एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई थी। उसके पश्चात बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भी जो हमारे यहाँ प्रसाद भोग इत्यादि होता है उसको लेकर के कुछ एहतियात बरती है। और स्वयं मैंने जो फूड सेफ्टी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठक की थी। उसमें जो हमारे यहाँ पर प्रसाद और भोग इत्यादि की जो व्यवस्था होती है उसको लेकर के विस्तृत चर्चा उनके साथ में की थी और जो उनके मानक होते हैं उन मानकों का पूरी तरीके से पालन किस प्रकार से सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हमने चर्चा की थी। उस अनुरूप हमने एक एसओपी भी तैयार की है और उस एसओपी के अनुरूप और उसका निरंतर मॉनिटरिंग होते रहे। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर सीएम मोदी ने भी, यहाँ आप देखिए ये पीएम मोदी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पर दुख जताया है। अपनी बात को उन्होंने सामने रखा। लेकिन फिलहाल भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कंथोला ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है और कहा कि रतन टाटा ने इंडस्ट्रीज और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया है। लेकिन आप देखिए किस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी इस पर अपना दुख प्रकट किया है। बहुत अपूर्णीय क्षति है कि रतन टाटा, जो कि मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नए आयामों को स्थापित किया। आज अगर जो देश में टाटा कैंसर हॉस्पिटल को जाना जाता है, तमाम जो कैंसर के रोगी हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि वो टाटा कैंसर में अपना इलाज करा सकें। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनको भारत सरकार ने समय समय पर जो है कई अलंकरणों से नवाजा भी। आज बहुत क्षति है और हम सब लोग दुखी भी हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि समाज सेवा को भी अपना एम बनाया, जिसने बिजनेस के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ समाज के लोगों को किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, किस प्रकार से लोगों को विकास में सहभागी बनाया जा सके, इस पर उन्होंने बहुत काम किया। उत्तराखंड के लिए भी कई हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किए हैं। उनकी कई इंडस्ट्रीज उत्तराखंड में हैं। तो मैं यही भाजपा परिवार की ओर से और पूरे उत्तराखंड की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं कि इतनी बड़ी जो अपूर्णीय क्षति है ये पूरे देश ही नहीं, उत्तराखंड को भी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके थे। टाटा इंडस्ट्रीज के तमाम लोग तो दुखी हैं, उनके कंपनी के तमाम लोग तो दुखी हैं, पूरा देश इस देशभक्त के लिए दुखी है। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने फर्जी नोटों की जालसाजी का भांडाफोड़ कर जाली नोट के साथ सरगना सुनार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस को 9,000 रुपए की नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस आरोपी से यहां पूछताछ कर रही है, जिसमें देशव्यापी नकली नोट नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यहां हल्दूचौड़ चौकी की ही रोजाना चेकिंग अभियान चल रहे थे और इसी दौरान पुलिस हल्दूचौड़ चौकी क्षेत्र के ही बैरी पड़ाव स्थित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच में पुलिस को नकली नोट की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय मोड पर आ गई और छानबीन शुरू कर दी गई। इस बीच में पुलिस को हल्दूचौड़ क्षेत्र में एक काली कार आती दिखी, जिस पर आप देखिए इसे रोका गया और पूछताछ शुरू की गई, जिसमें आरोपी को धर दबोच लिया गया।
कब्जे से 9,000 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं। इसमें आगे जांच चल रही है कि किस सोर्स के थ्रू इनके पास ये नकली नोट आए थे और आगे ही कार्रवाई उस हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन लोग हैं सर इसमें? नाम? इसमें अभियुक्त जो हैं वो एक ज्वेलरी शॉप ओनर है शिवम वर्मा, और कहाँ से लेके आए हैं अभी इस चीज़ पे थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि सोर्स क्या है इनका। ये कितने का काम चल रहा था? कुछ अब आपराधिक इतिहास में इनका निकल के आया है, एक मुकदमा हो रखा है बहेड़ी में, तो उस पर भी अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं क्या क्या इसमें आना है, क्या क्या चीज़ें। कुछ योजना है कि हमारी एसओसी की टीम और अन्य टीमें इसमें लगी हैं, थाने की टीमें भी लगी हैं, और इसमें हम जल्द ही इसमें और ज़्यादा खुलासा करेंगे। कुछ पूछताछ में कुछ सामने आया है? शिक्षा विभाग में 27 सितंबर से लगातार अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें विज्ञान विषय में भी अभी तक 292 अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की श्रेणियों में नियुक्ति का काम किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों की तीसरे चरण की काउंसलिंग पूरी होकर अधिकांश स्थानों में नियुक्ति दे दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि विज्ञान और अंग्रेजी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति पर कार्रवाई हो गई और यहां ह्यूमैनिटीज के लिए ही शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि काम किया जाए। इसमें जो है अपॉइंटमेंट 2 पार्ट्स में है। एक तो प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति है, जो कि जिसमें काउंसलिंग जो है 3rd लेवल की हो गई है और नियुक्ति भी अधिकांश शिक्षकों को दे दी गई है। और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो है माध्यमिक से शिक्षकों के संबंध में, जो कि गेस्ट टीचर्स हैं मेनली। उसमें जैसा कि 2 ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम 2 हैं, तो साइंस स्ट्रीम के जो है 2 पर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह के जो टीचर्स थे, इनके अपॉइंटमेंट के लिए कार्रवाई हो गई है। अब उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज वाले पार्ट है उसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो साइंस स्ट्रीम के टीचर्स थे उसमें 292 की लिस्ट जो है जनपदों को भेजी गई थी, जिसमें कि विभिन्न डेट्स पे जो है काउंसलिंग प्रस्तावित की गई है और उसके बाद जो है उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरे देश में माता के मंदिरों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। माना जाता है कि माता को उनकी पसंद की चीजें अर्पित करने से बहुत जल्दी मां प्रसन्न होती है और एक जो संकट पहुंचती है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता रानी का पावन पर्व चल रहा है। इस अवसर में मैं सुदर्शन टीवी वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता का आशीर्वाद देते हैं कि माँ इनका आपका चैनल पूरे उत्तराखंड और भारतवर्ष में अच्छी तरह से फैले। और आजकल यहाँ पर विशेष पूजा चल रही है माता रानी की। 11 ब्राह्मण द्वारा यहाँ पाठ किया जा रहा है और रोज सुबह पहली आरती 3 बजे, दूसरी आरती 8 साढ़े 8 बजे, 8:30 9 बजे, तीसरी आरती 3 साढ़े 3 बजे और चौथी आरती 8 साढ़े 7 8 बजे होती है। और इस बीच में पंडितों द्वारा पाठ किया जाता है। और अभी आज तो कभी तो काल रात्रि है, उसके बाद अष्टमी हो जाएगी, इसमें विशेष आयोजन किया जाएगा। काल रात्रि की यहाँ विशेष पूजा करी गई थी रात को। अष्टमी और नवमी को लेकर काफी ज्यादा बहस रहता है, तो इस बार क्या योग बैठा? नहीं, हम लोग तो एक्चुअली क्या है ना, अष्टमी तो आज लग जाएगी 10 बजे के बाद, पर हम लोग तो उदय तिथि मनाते तो हम कल सुबह मनाएंगे। माता का श्रृंगार कल माता का 2 बजे श्रृंगार होगा और उसके बाद माँ का श्रृंगार होने के बाद पहले माँ का स्नान होगा, फिर श्रृंगार होगा, फिर माँ की आरती होगी। माँ की आरती के बाद माँ का भोग लगेगा, हलवे चने का, खीर का, सबका भोग लगता है और उसके बाद वो रहेगा फिर। और फिर कल हमारा फिर 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी, तो कल हमारा मंदिर में हवन भी होगा, जिसमें हवन में अष्टबली होगी और देवी का विशेष पूजा और आयोजन किया जाएगा और कल शाम तक कन्या भी जमा दी जाएगी। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी जो हमारे नवरात्र चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि भीड़ जो है वो माता रानी के दर पे आते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे देहरादून की रक्षा करने वाली, कहते हैं ना कि द्वार पे हमारी माता रानी हमारे देहरादून की रक्षा करती है, उत्तराखंड की रक्षा करती है। उसमें जितने भी भक्तजन है वो सुबह 3:30 बजे से यहाँ पर लाइन लगा के माँ के दर्शन करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज सप्तमी है और 12 बजे से अष्टमी लग जाएगी, उस वजह से अष्टमी की वजह से आज भीड़, जो भक्तजनों की भीड़ है वो लंबी लंबी लाइन लगती आ रही है और लोगों में बहुत हर्ष है, बहुत उल्लास है। क्योंकि कहते हैं कि नवरात्रों से एक जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद दशहरा है, दिवाली है और माँ के दर पे कोई भी शुभ कार्य होता है, हमारी डाट वाली माता के दर पे हर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण लेकर आता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती भी है। मतलब हर किसी का मानना ये है
हमारी मनोकामना सिद्धपीठ कहलाती है हमारी माता रानी, इसीलिए कहलाती है कि जो भी आप सच्चे मन से इस मंदिर से मांगेंगे वो कभी भी आपका जो आपकी प्रार्थना है वो कभी असफल नहीं होती है। रुड़की कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आदर्श नगर में स्थित एक घर के करीब आप देखिए किस तरह से सैंधवारी की है। 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 की नकदी यहाँ पर चोरी करने वाले गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र निवासी 2 अभियुक्त बाप और बेटे को रुड़की बांदा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की गई जो ज्वेलरी और कैश है वो बरामद कर लिया। फिलहाल बताते चलें कि 2 अक्टूबर को आदर्श नगर निवासी महावीर सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था और अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर से इस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद ही पुलिस लगातार सक्रिय मोड पर थी और आज अब देखिए किस तरह से बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। 2 अक्टूबर को महावीर सिंह निवासी आदर्श नगर रुड़की के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपए नकद चोरी किए जाने के संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चोरी का अनावरण करने हेतु टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में रुड़की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लेकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः यासीन पुत्र बाबू निवासी डासनी गाजियाबाद, हाल निवासी बंदा रोड रुड़की एवं उसके पुत्र साजिद पुत्र यासीन को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर चोरी गई बहुमूल्य सामग्री बरामद की गई है। उक्त अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में यह प्रकाश में आया है कि यासीन के द्वारा अब तक 2 दर्जन से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और चोरी की सामग्री को बेचकर इसके द्वारा रुड़की में मकान खरीदा गया, महंगे फ़ोन खरीदे गए और मोटरसाइकिल खरीदी गई। 1 हफ्ते पहले इसके द्वारा अर्टिगा कार भी खरीदी गई। इसी तरह से इस घटना में जो इसका सह अभियुक्त है साजिद पुत्र यासीन, उसके ऊपर 9 अभियोगों के पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी से कोतवाली रुड़की के 7 अभियोगों और कोतवाली गंगनहर के 3 अभियोगों का अनावरण हुआ है। इनके द्वारा चोरी से प्राप्त जो धन है उससे जो संपत्ति खरीदी गई है उसे अटैच कराया जाएगा और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कपकोट तहसील के उनिया से सौराग को जोड़ने वाली सड़क निर्माण जो मार्ग है यहाँ पेंडर नदी में पुल नहीं बनने के कारण 2 साल से अधर में पड़ा हुआ है। पुल निर्माण कार्यदायी संस्था यहाँ बेपकोप और साथ ही यहाँ ये बेपक्रोश और उसके ठेकेदारों को 2 साल पहले धनराशि आवंटित होने के बाद भी सौराग गांव को जोड़ने के लिए पेंडर नदी में पुल नहीं बन पाया और सौराग के ग्रामीण 2 साल से बागेश्वर प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। प्रशासन के सामने इन लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और ठेकेदार की पोल खोल दी है। बताते चले कि ये कपकोट के ग्रामीण क्षेत्रों में खुदने वाली सड़क में जो कमीशनबाजी का खेल चल रहा है, इसका आरोप लग रहा है, जिस पर प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इन लोगों को राहत पहुंचाने की भी जरूरत है। इस बार पहली बार मैं भी सरकार के साथ इस अपनी जनता के साथ खड़ा हूं और मैं ठेकेदार के खिलाफ खुद इनके साथ धरने में बैठने को तैयार हूं। यदि इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है और 1 महीने के अंतर्गत ये इनका पुल का काम पूरी तरह तैयार नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हम लोग पुनः दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल ठेकेदार के खिलाफ हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ठेकेदार की दबंगी इतनी चल रही है। इस पूरे उत्तराखंड में उसके काम चल रहे हैं, वो विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को गाली गलौज देके अपने पेमेंट निकलवा लेता है और आप लगाओ कि 2 करोड़ 30 लाख रुपया जहाँ पर आपको एडवांस मिला है, ऐसी कपकोट ब्लॉक के अंदर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में 10 काम भी चलूंगे तो 23 करोड़ रुपये एडवांस लगे। 2-3 साल का अपना कारोबार चलाने, बिजनेस चलाने के लिए वो काम में पैसा लगा देता है और उसके बाद जनता जब आवाज़ उठाती है मात्र 1 ट्रक वहाँ पर लाके सामान जो है वहाँ पे फेंक देता है और फिर 2 साल बाद 1 साल बाद जनता चिल्लाती है, फिर दोबारा वही 1 ट्रक सामान लाता है। तो इस प्रकार गलत नाजायज फायदा ये सरकार का भी उठा रहे हैं और ऊपर से दबंगी के ऊपर किसकी आका का इसका आरक्षण संरक्षण मिला है ये हमको समझ में नहीं है। जी देखिए, हमें रोड से और पुल की समस्या है। अभी तक हमारी पुल नहीं बनी है, अप्रोच भी नहीं बने, ये हमें ठगते जा रहे हैं। क्यों हमारे साथ ऐसा छल कपट कर रहे हैं ये लोग हमारे साथ? शासन प्रशासन हमें झूठ क्यों दे रहे हैं, झूठ का आश्वासन क्यों दे रहे हैं? अभी हमारे बुजुर्ग 3 तारीख हमारे बुजुर्ग वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ी। अगर हमारे रोड होती, पुल होती तो शायद वो स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुँच जाते, इसलिए उन्होंने वहीं पे दम तोड़ी। और मैं शासन प्रशासन से आश्वासन नहीं, अभी हमें पुल चाहिए, रोड चाहिए। उन्हें तो आश्वासन देते गए हैं, देखते हैं हम
इन पे भरोसा कर रहे हैं अभी। अगर ये काम शुरू करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन के लिए हम पूरा ग्रामवासी तैयार हैं। पुल का अभी तक जो मुझे बताया गया है, जो सौराठ पुल है, पिछली बार भी इन्होंने कुछ लोग धरने में बैठे थे तो बैपकॉस के द्वारा एक उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 31 मार्च तक पूरा कर देंगे, लेकिन विकट परिस्थितियाँ पता नहीं क्या रही है। इनके जो एक्साइज अभियंता जो बैपकॉस के हैं, इनसे अभी बात हो रही थी तो इनका कहना है कि हम 1 महीने में हम पूरा कर देंगे। उनके पुल के सारे इंस्ट्रूमेंट अबटमेंट जो भी आने थे वो आ चुके हैं और उनके जो साइड की जो प्रोटेक्शन वॉल्स और जो बननी है वो लगभग बन गई है। तो देहरादून के ही सैलाको स्थित यहाँ बिरला ओपल माइंड इंटरनेशनल स्कूल में 1 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शनी में क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस प्रदर्शनी में बच्चों ने एक से बढ़कर एक विज्ञान के प्रोजेक्ट तैयार किए। ये क्या बनाया आपने? हाइड्रोलिक ब्रिज। नाम क्या आपका? अनन्या। कौन सी क्लास है आप लोगों की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस वाले बीकर में नमक डाल रखा था। इस वाले बीकर में हमने नमक डाला जिसने आपने क्या बनाया? इनके साथ ही बनाया है? हाँ। क्या है इसके बारे में बताइए। बताओ, आराम से बताओ। ये दो बीकर है। इसमें हमने सिंपल पानी है, इसमें हमने उजाला डाला और ये इजीली मिक्स हो गया। और इसमें सॉल्ट था, हमने इसमें सॉल्ट डाला फिर उजाला डाला तो ये उजाला फ्लोट हो गया सरफेस ऊपर। ये क्या है? सोलर फ्लड इंडिकेटर। इसके बारे में बताइए। टेल मी अबाउट इट। We have made a flood indicator. It is like a warning system that will warn the people about the danger and they can take immediate safety measures with the help of teachers. With the help of teachers. कोई आपकी बैचमेट और कोई आपकी साथी नहीं? रूही। अच्छा, एक सिर्फ पानी जब पानी ऊपर उठेगा तब ये थोड़ा सा लाइट है तो ये भी ऊपर उठेगा एंड इट विल टच हियर सो द बलून विल बर्स्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।